नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज हम उस तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपसे सीधी तौर पर जुड़ी हुई हैं। वो खबर जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। आज संसद में संविधान का मुद्दा छाया रहा तो सड़क पर झुकेगा नहीं पुष्पा वाले अल्लू अर्जुन की खबर छाई रही। खबरों की खबर में आज हम इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे कि आखिरकार क्यों सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिनको पुष्पराज पुष्पा के नाम से भी आजकल जाना जा रहा है, उनको क्यों आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और यहां तक कि उनको जेल की सलाखों के पीछे भी कुछ देर के लिए से ही जाना पड़ा। यही हमारी आज की पहली बड़ी खबर होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने चट हिरासत में लिया था और कैसे अदालत से पट उनको जमानत मिल गई। दूसरी खबर संसद से आने वाली है, जहां पर संविधान पर आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, जिनका पहला संसदीय भाषण था, उनके बीच जमकर वार पलटवार हुआ। वो हम आपको दिखाएंगे और कैसे संविधान से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ये भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तीसरी खबर महाकुंभ की महातैयारी को लेकर है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का आज लोकार्पण भी किया है। चौथी खबर आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आप सड़क पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से चलते हैं तो कई बार स्पीड ब्रेकर मिलता है, लेकिन आज हम एक ऐसे स्पीड ब्रेकर की बात करेंगे जिस पर 15 मिनट में 7 बार हादसे हो चुके हैं। और पांचवी खबर आपकी सेहत और आपके स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ी है। जब आदमी की जिंदगी खतरे में होती है तो उसे आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन जब हेल्थ सिस्टम ही आईसीयू में पड़ जाए तब क्या होगा, इस खबर की भी आज हम अच्छे से पड़ताल करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं उस खबर की ओर जो दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और अब तो पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया भर में फैले हुए तमाम भारतीयों के चहेते अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई है। फिल्म पुष्पा 2 का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ। फिल्म का हीरो एक सीन में कहता है, पुष्पा का आदेश मंदिर के प्रसाद की तरह है, हर किसी को नहीं मिलता, अगर मिल गया तो इज्जत से स्वीकार कर लो, लेकिन रियल जिंदगी से अलग होती है। रियल लाइफ में देश का कानून सबसे ऊपर होता है, जो कि देश के संविधान के मुताबिक चलता है। थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि आज देश के संविधान को लेकर संसद में क्या कुछ हुआ, किसने क्या बोला। लेकिन पहले बात करते हैं पुष्पराज उर्फ पुष्पा की, यानी अल्लू अर्जुन की, जिन्हें आज लोअर कोर्ट ने हिरासत में भेजा और हाई कोर्ट ने कुछ देर बाद जमानत दे दी। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, पूरा किस्सा आपको समझ में आएगा। दोपहर करीब 12:45 पर खबर आई कि अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गए और उसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। गिरफ्तारी के बाद ये अल्लू अर्जुन की पहली तस्वीर आई। टी शर्ट पर लिखा है, फ्लावर नहीं फायर है मैं। एक वीडियो में अल्लू अर्जुन घर की पार्किंग में दिखते हैं, चाय पीते नजर आते हैं। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ में दिखती है। इसके बाद पुलिस अल्लू को अपने साथ ले जाती है। पुष्पा 2 मूवी के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की खबर आती है और उसके कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि अल्लू को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। अल्लू पर आरोप है कि वो 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंचे थे। वहां अल्लू की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ थी। इसी दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। तो आखिर कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील की दलील क्या थी? वकील ने पहले दलील ये रखी कि अल्लू अर्जुन के आने से पहले पुलिस वहां मौजूद लोगों को हटाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी बात ये कि एक्टर अल्लू अर्जुन और हादसे में मारी गई महिला दोनों एक ही फ्लोर पर नहीं थे। तीसरा तर्क ये है कि खुद पुलिस भी एक्टर के साथ साथ रहना चाहती थी। अल्लू अर्जुन के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस जिम्मेदारी से बचने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वकील की तरफ से अदालत में कहा गया कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से मजाक है और अल्लू अर्जुन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है
और ये कहना कि ये गैर इरादतन हत्या थी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको ये भी सुन लेना चाहिए कि इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। पुलिस का कहना है कि थिएटर के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ न केवल फिल्म देखने आई थी, बल्कि वो फिल्म के कलाकारों की एक झलक भी देखना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें थिएटर के मैनेजमेंट या कलाकारों की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि फिल्म की स्टार कास्ट भी थिएटर आएगी। 4 दिसंबर को पुलिस ने बयान जारी करके कहा था कि थिएटर मैनेजमेंट ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। थिएटर वालों को पता था कि फिल्म की स्टार कास्ट आने वाली है, लेकिन उनके लिए अलग से एंट्री या एग्जिट की व्यवस्था नहीं की गई थी। पुलिस के मुताबिक 4 दिसंबर को रात 9:30 बजे अल्लू अर्जुन अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ थिएटर आए, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ भी अल्लू अर्जुन के साथ ही अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। पुलिस का कहना है कि अल्लू की पर्सनल सिक्योरिटी टीम लोगों को धक्का देने लगी, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे क्योंकि वहां पहले से ही भारी भीड़ इकट्ठा थी। उसी वक्त भारी संख्या में लोग अल्लू अर्जुन की टीम के साथ थिएटर के अंदर लोअर बालकनी एरिया में घुस गए। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान रेवती नाम की महिला अपने बेटे के साथ वहां मौजूद थी। जब उनका दम घुटने लगा तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत रेवती और उनके बेटे को लोअर बालकनी एरिया से बाहर निकाला। पुलिस का दावा है कि उसने मां बेटे को राहत पहुंचाने के लिए CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने रेवती को मृत घोषित कर दिया। संध्या थिएटर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुष्पा 2 के प्रीमियर से 2 दिन पहले ही पुलिस को इसके बारे में बता दिया गया था। आप देख सकते हैं संध्या थिएटर ने पुलिस को जो चिट्ठी लिखी है उसमें पुलिस बंदोबस्त की मांग की गई है। चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि फिल्म के हीरो हीरोइन और प्रोडक्शन यूनिट के लोग मूवी देखने आएंगे। ये जानकारी भी दी गई है कि फिल्म की स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन शामिल है। हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है अल्लू अर्जुन को, यानी कि अब उनके रिहाई का रास्ता साफ हो गया है 50,000 रुपए के निजी मुचलके पे। ये मामला कमज़ोर तब हुआ हाई कोर्ट में जब पुलिस ने पहले कहा था कि अल्लू अर्जुन और उनकी टीम जा रही है थिएटर में जहां पर उसका प्रीमियर शो होने वाला है। इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी, लेकिन थिएटर के ओनर्स की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये जानकारी दी गई थी। उन्होंने स्टैंप लगा करके एक्नॉलेजमेंट दिया था और इसको भी तेलंगाना हाई कोर्ट में रखा गया और यह बताया गया कि पुलिस के पास जानकारी थी। पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अल्लू अर्जुन पर सारा दोष मर रही है। आखिर में मेरे सहयोगी निहाल ने जो कहा उसको एक बार और समझने की ज़रूरत है। मैं आपको उस चिट्ठी को जो कि संध्या थिएटर की तरफ से लिखी गई और वहाँ हैदराबाद पुलिस को भेजी गई, उसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। वो चिट्ठी हमारे पास मौजूद है। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? पहले तो ध्यान रखिए, सबसे ऊपर देखिए तारीख 2/12/2024 की तारीख है। ये प्रोग्राम हुआ था जब ये इंसिडेंट हुआ वो 4 तारीख है, यानी 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई। ये इस चिट्ठी से साबित होता है संध्या थिएटर का लेटर हेड है ये। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चिकाडापल्ली पुलिस स्टेशन, जहाँ जिस पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, उनको ये चिट्ठी एड्रेस है। रिक्वेस्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ बंदोबस्त ऑन 4/12/24 एंड 5/12/24 एट संध्या 70 mm थिएटर रिलीजिंग ऑफ पुष्पा 2 रिगार्डिंग, यानी इस बारे में हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि 4 और 5 तारीख का पुलिस बंदोबस्त की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे जो टेक्स्ट में लिखा गया है, अरेंज टू प्रोवाइड पुलिस बंदोबस्त एट संध्या 70 mm, यानी पुलिस का बंदोबस्त प्रोवाइड किया जाए। और आगे क्या लिखते हैं, RTC X रोड, अपना एड्रेस लिखने के बाद लिखते हैं इन कनेक्शन विद द रिलीज ऑफ पुष्पा 2 ऑन 4/12/24 बिकॉज देयर विल बी हैवी फैन क्राउड, the hero, the heroine and VIPs and production unit of the film are coming to see the movie। इशारा साफ तौर पर लिखा है कि हीरो हीरोइन और फिल्म के जुड़े लोग वहां पर फिल्म देखने आ रहे हैं। वी आर स्क्रीनिंग पिक्चर ऑफ मैत्री मूवीज, जो प्रोड्यूसर्स हैं पुष्पा 2 फिल्म का नाम, जिसके स्टार कास्ट हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और अदर स्टार्स,
on 4/12/24 at 9:30 PM। ये फिल्म हम दिखा रहे हैं जिसकी ये स्टार कास्ट है और ऊपर लिखा हुआ है कि हीरो हीरोइन और प्रोडक्शन यूनिट के लोग आ सकते हैं। साफ तौर पर इस चिट्ठी पे साइन है, हस्ताक्षर हैं और बाकायदा वहां पर पुलिस के द्वारा रिसीव की गई है। ये साफ समझ में आता है कि चिट्ठी संध्या थिएटर की तरफ से, थिएटर मालिकों की तरफ से भेजी गई थी हैदराबाद के चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के पास। क्यों पुलिस बंदोबस्त नहीं हो पाया 4 तारीख को, क्यों इतनी बड़ी घटना घट गई जिसमें भगदड़ मची और एक मासूम महिला जिसका नाम रेवती है और उनका बेटा इसमें फंस गया। रेवती जी का तो देहांत हो गया, बेटे की तबीयत बाद में ठीक हुई। इसीलिए शुरू में कहा गया परिवार की तरफ से कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और फिर अल्लू अर्जुन आगे आए, माफ़ी मांगी और कहा भी परिवार को कि 25 लाख रुपए की मदद करने को तैयार हैं। लेकिन तब तक मामला दर्ज हो चुका था। FIR में अल्लू अर्जुन का नाम है, उनके बॉडीगार्ड्स का नाम है और तो और साथ में थिएटर के मैनेजमेंट का नाम है। ये पूरी कहानी हुई और इसीलिए अब ये लगता है कि क्या अल्लू अर्जुन की ये गिरफ्तारी ज़रूरी थी, और अगर हाँ ज़रूरी थी तो जाहिर तौर पर अब इस पर अंतरिम जमानत पर छोड़ना क्या सही हुआ? फिर गिरफ्तार क्यों किया गया? किसी तरह का क्या कोई स्टंट चल रहा था पब्लिसिटी के लिए या मार्केटिंग के लिए? इसीलिए अब इस पूरी खबर पर, जो कि आज दिन भर हैदराबाद में हुई, इस खबर का राजनीतिक असर देखा जा रहा है। आपको अब सुनवाते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्या कहा और रेवंत रेड्डी से क्या सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी ने, जो वहां पर विपक्षी पार्टी के तौर पर इस वक्त तेलंगाना में है। पता कर लेके बोलता हूँ। जिस प्रकार से पुलिस बता रही है, सभी लोग हैरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा 2 जो मूवी थी उसके प्रमोशन के लिए संध्या थिएटर आने का इंटीमेशन हमें नहीं दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में भीड़ जम गई थिएटर के सामने और भगदड़ में एक महिला का देहांत हो गया और एक बच्ची भी सीरियस कंडीशन में आ गई थी। इसलिए संध्या थिएटर के ओनर के ऊपर FIR किया गया और हीरो हीरोइन के ऊपर भी FIR किया गया। पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या हीरो की गलती है? तो जो बात बीजेपी के नेता राजा सिंह साहब बोल रहे हैं, वही बात फिल्म जगत के लोग भी पूछ रहे हैं कि इस पूरी घटना से जो घटना घटी बेहद दर्दनाक थी, लेकिन इसमें अल्लू अर्जुन की क्या गलती है? इस पूरे मामले पर फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन देखने को मिले। भगदड़ मच गई, एक आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? थिएटर की जिम्मेदारी जो है थिएटर के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो एक्टर के हाथ में नहीं है। अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। अब अगर यही वजह है गिरफ्तारी की, तो ये वजह मेरी समझ से बाहर है। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी की बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। अगली खबर में पड़े उसके पहले, लेकिन अल्लू अर्जुन आज जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे जब उनको पुलिस ले जा रही थी, फोटो खिंचवा रहे थे, वेव कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनकी टी-शर्ट पर उनकी फिल्म का प्रमोशन हो रहा था, फायर फ्लावर नहीं फायर है, तो कुछ लोग अब ये भी लिख रहे हैं कि क्या ये पूरा का पूरा मार्केटिंग का, पब्लिसिटी का कहीं कोई स्टंट तो नहीं था, या उनकी मार्केटिंग टीम ने इस पूरी घटना का इस्तेमाल इसलिए तो नहीं कर लिया इस पूरे पुलिस की वजह से जो उनकी गिरफ्तारी हुई। इस पर अब लंबे समय तक बहस आगे देखने को मिलेगी। बहस तो आज संसद में भी हुई, लोकसभा में भी हुई, बहुत दिनों के बाद लोकसभा में कामकाज हुआ, संविधान पर बहस हुई, दोनों पक्ष आमने सामने बैठे, कोई शोर शराबा नहीं, तर्क वितर्क हुए। पिछले लोकसभा चुनाव से इस संविधान पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा है। आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बहस की शुरुआत की। उसके बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहस को आगे बढ़ाया। इन दोनों नेताओं में क्या क्या वार पलटवार हुआ, ये हम आपको आगे दिखाएंगे।
लेकिन पहले आपको बताते हैं कि संसद में संविधान पर बहस के दौरान किसने किस मुद्दे पर क्या कहा, किस मुद्दे को तवज्जो दी और किस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मोर्चाबंदी हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा संविधान का। यही भाव, यही जज्बा, यही विश्वास है जो भारत के संविधान को महान बनाता है। यही संविधान है जिसके माध्यम से देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों के हितों की आवाज गूंजती है। शुक्रवार को लोकसभा में जब संविधान पर बहस शुरू हुई तो मूल मुद्दे रहे संविधान पर खतरा, अल्पसंख्यकों का सवाल, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, जाति जनगणना और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आरक्षण। पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है। जब संविधान पर चर्चा तेज हुई तो ये सवाल विपक्ष ने उठाया। एक तरफ जातिगत जनगणना से वंचित जातियों के हकों की बात उठाई गई तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का सवाल भी उठा। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से बार बार संविधान के खतरे में होने की दुहाई दी गई, लेकिन संविधान का दुरुपयोग करके कैसे राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया गया था, ये बताकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की। इतना लंबे समय तक इन्होंने किया और सैकड़ों बार उदाहरण है जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई और आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया जहां 15 साल से टहल रहे हैं। ये संविधान का ही, ये संविधान को ये ऐसा इस्तेमाल करते थे जैसे लगता था कि इनका ये अभी चर्चा कर रहे थे, संविधान की बहुत बात कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्य ने अपने प्रथम स्पीच में बहुत ही चुटकुले के साथ और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इस सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अरे आप तो अभी ज्ञान आपको नहीं है, जरा अपने पूर्वजों के, आपके जो पूर्वजों ने जो इस देश में शासन किया है उनका भी जरा इतिहास तो पढ़ लेते। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। यूं तो संविधान का सवाल राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर का मामला है, लेकिन लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान सदस्यों का समय इस पर भी खर्च हुआ कि किसकी कमीज किससे कम उजली है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज संविधान के निर्माण में किस महापुरुष की क्या भूमिका रही, इस पर भी जमकर बहस हुई। इस बात पर भी बहस हुई कि किसने संविधान को लोगों से जोड़ा, किसने संविधान के मूल्यों को तोड़ा। इस बात पर भी बहस हुई कि किसके लिए संविधान रक्षा कवच है और किसके लिए सत्ता कवच है। इन सारे सवालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है,
सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है। हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। सबने हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और उसी आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी जो हमारी देश की आवाज थी। वो आवाज ही आज हमारा संविधान है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर, मौलाना आजाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सवाल है कि इस देश की हस्ती क्यों नहीं मिटती है। अगर हम आज़ाद भारत की बुलंदी की बात करें तो इसके सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करें
तो इस लोकतंत्र की मजबूती की जड़ में भारत का संविधान है। इसी संविधान की सौगंध से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 75 साल के सफर में कैसे इस संविधान के नाम पर राजनीतिक लड़ाई हुई, तो कैसे इसी संविधान ने देश को एक दूसरे से जोड़ कर रखा। इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली किताब है संविधान। इस संविधान ने ही भारत के लोकतंत्र को ऐसी मजबूती दी है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। शुक्रवार को संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उस बहस में एक तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ थे और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने इतिहास की गाथा खींच लाए। उन्होंने भी बताया कि वो भी मजदूर के बेटे हैं। साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम, अरे 5-5 मुद्दे पर आइए। जिस संविधान पर सदन में चर्चा शुरू हुई, जिस संविधान के दम पर बीते 75 साल से हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जा रही है, जिस संविधान ने भारत को दुनिया का सिरमौर बनाया है, उस संविधान से हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से चल रही है। इसी संविधान से मिली ताकत का नतीजा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो एक आदिवासी समाज की बेटी है और जिनके पिता गांव के मुखिया थे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो एक किसान के बेटे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके पिता एक चाय की स्टॉल चलाते थे। जिनका बचपन संघर्षों में गुजरा, वो अगर भारत के सबसे ताकतवर पदों पर बैठे हैं, तो इसी संविधान की बदौलत, जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के 75 वर्षों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि संविधान खतरे में पड़ा। 25 जून 1975 को जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई, तब सवाल उठा कि क्या लोकतंत्र का चिराग बुझ जाएगा। तब 19 महीने तक देश में इमरजेंसी रही। उसके बाद 1997 में लोकसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें लोगों ने इमरजेंसी लागू करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हरा दिया था। जिस इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, उनको ही 6 साल बाद हार का मुंह देखना पड़ा।
देश की जनता ने तब साबित किया था कि देश संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, किसी नेता की मनमर्जी से नहीं। मोदी सरकार ने इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। हिंदुस्तान के साथ ही आजाद हुए दुनिया के कई देश लोकतंत्र के रास्ते से भटक गए। पड़ोस में ही पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक सैनिक तानाशाही को दुनिया ने देखा, लेकिन भारत में लोकतंत्र अगर सबसे मजबूत रहा तो इसी संविधान के कारण, जिसके मुताबिक भारत के नागरिकों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत की व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष रहेगी, यानी सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और अवसर मिलेंगे, और भारत की विविधता को एकता की डोर में ये संविधान ही बांध कर रखती है। उसी का नतीजा है कि संकट में पूरा देश एकजुट हो जाता है। 1994 में जब जिनेवा में कश्मीर के सवाल पर भारत का पक्ष रखना था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। वाजपेयी की दलीलों की तब दुनिया कायल हो गई थी। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में संविधान ही रहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में अपने सबसे बड़ा मुद्दा इसी संविधान को बनाया था। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है, और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। छब्बीस नवंबर 2024 को संविधान निर्माण के 75 साल पूरे हो गए। आज संविधान पर संसद में हो रही बहस के साए में सवाल यही है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पक्ष विपक्ष कितनी एकजुटता दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। संसद में संविधान पर चर्चा बहस चल रही है, आज भी हुई, कल भी होगी, अगले आने वाले हफ्ते में राज्यसभा में होगी। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए क्विक चैट करते हैं मेरे साथ मौजूद हैं संविधान के विशेषज्ञ और जाने माने हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका फैजान साहब, धन्यवाद। 75 साल बीत गए फैजान साहब इस संविधान के सहारे, जिसने देश को जोड़ के रखा और इतना आगे बढ़ाया। इस संविधान की खूबसूरती है, कई बार हमने इसमें अमेंडमेंट्स देखे, लेकिन संविधान का मूल स्वरूप वैसा ही है। क्या यही एक दिशा है इस सही देश में आगे बढ़ने की? देखिए, संविधान जो है वो हमारा एजेंडा तय करता है भविष्य के लिए, और कोई देश संविधान जब बनाता है, जब उसके इतिहास में वो मोड़ आए जिसको आप ये कह सकते हैं कि भूतकाल से नाता टूट गया, तो जब देश आजाद हुआ, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट हुआ, अब हमें एक एजेंडा बनाना था भविष्य के लिए। उस एजेंडे का नाम संविधान है, और संविधान सिर्फ चुनावों का नाम नहीं है। हम क्या अपने जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों को उतारते हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों को उतारने का मतलब यह होगा कि क्या हम डिसेंट को सुनना चाहते हैं, क्या हम आलोचना को सुन सकते हैं, यह है संविधान का मतलब। लेकिन देश में संविधान सफल रहा
क्योंकि हर नेता की पार्टी को देश के लोगों ने सबक सिखाया और किसी ना किसी चुनाव में उनको हराया, उनको वापस जिताया, क्योंकि उनके पास विकल्प कोई मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि भारत के संविधान की यात्रा विश्व के संविधानों की जो सफल यात्राएं हैं उनमें से टॉप 3, 4, 5 संविधानों की यात्राओं में हमेशा शामिल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वेदांत साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रीफ एंड इतना सुंदर इंटरवेंशन के लिए, थैंक यू सो मच। संविधान हर नागरिक को गरिमा प्रदान करता है, लेकिन संविधान के मूल्यों की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वही अगर अनैतिक काम करने लगे तो क्या होगा। पटना के डीएम आज नियम संयम सब भूल बैठे और एक अभ्यर्थी को सरेआम सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। ये बाबूगिरी का नशा है कि पटना के डीएम साहब ने एक छात्र को तड़ से थप्पड़ जड़ दिया। ये हाथ में आई पावर की नाजायज हनक है कि छात्रों को समझाने गए डीएम साहब खुद को संयमित रखने का पाठ समझा नहीं पाए। लाल बत्ती तो हट गई, लेकिन नौकरशाहों के दिमाग में जलने वाली लाल बत्ती नहीं हटी है। अगर हटी होती तो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसा इन तस्वीरों में दिख रहा है। मामला बीपीएससी के इम्तिहान का है। शुक्रवार को बीपीएससी की परीक्षा के बाद पटना के कुम्हरार स्थित बापू सेंटर पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप था कि प्रश्न पत्र 40 मिनट देरी से दिया गया। परीक्षा जैसे ही खत्म हुई, नाराज छात्र हंगामा करने लगे। इसके बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा मौके पर पहुंचे। वो छात्रों को समझाने लगे। इसी दौरान डीएम ने एक छात्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सवाल है कि क्या पेपर लीक हुआ? अगर लीक नहीं हुआ तो छात्रों को प्रश्न पत्र देने में 40 मिनट की देरी कैसे हुई? अगर छात्र उत्तेजित थे तो क्या उनको समझाने के लिए थप्पड़ मारने का ही रास्ता डीएम साहब के पास था? लेकिन वो बाबू हैं, और वो बाबू ही क्या जो संयम और सभ्यता दिखाए। हद तो तब हो गई जब बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मन्नू भाई परामर ने उल्टे छात्रों पर ही आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रशासन अब सीसीटीवी खंगालने की बात कर रहा है। अगर छात्रों की ही गलती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या कार्रवाई डीएम साहिब के थप्पड़ के रूप में होनी चाहिए? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप वक्त पर अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दें और सही सलामत आगे बढ़ें। लेकिन स्पीड ब्रेकर सड़क पर दिखे ही नहीं और हादसे होने लगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देहरादून में एक स्पीड ब्रेकर इतने खराब तरीके से बना था कि 15 मिनट में 7 हादसे हुए। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक बच्चा रो रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम सो रहा है। अगर रोड बनाने वाले सिस्टम ने स्पीड ब्रेकर के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए इसका ख्याल रखा होता तो इस शख्स की ये स्कूटी ऐसे घिसट कर जमीन पर नहीं गिरती और ये आदमी ऐसे घायल भी नहीं होता।
अगर स्पीड ब्रेकर बनाने के सामान्य नियमों का ही पालन किया गया होता तो ये गाड़ी यहां घिसटते हुए आगे नहीं बढ़ती। ये स्पीड ब्रेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लॉक टावर के ठीक सामने वाली सड़क का है, जहां लोग इससे होने वाले हादसों के शिकार हो रहे हैं। स्टार्टिंग में इन पे ना ही कोई व्हाइट कलर की लाइन थी, ना ही येलो कलर की लाइन थी जिससे रात में दिखाई दे। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ ब्रेकर है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट और हो रहे थे। बेसिकली ये मेंटेन नहीं था। परसों की बात करूं तो इसमें व्हाइट लाइन नहीं थी, येलो लाइन नहीं थी। अब ये ठीक हो गया। ये स्पीड ब्रेकर सड़क पर चलने वाले टू व्हीलर और कार चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। ऐसा इसलिए है कि इस स्पीड ब्रेकर में ऊंचाई के लिए मानक का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिकतम 10 सेंटीमीटर से कहीं बहुत ज्यादा है, जबकि अधिकतम चौड़ाई 3.7 मीटर होनी चाहिए। इस पर ऐसा कोई मार्क या रंगाई नहीं हुई है जिससे दूर से पता चले कि यह कोई स्पीड ब्रेकर है। द इंडियन रोड कांग्रेस 1996 के मुताबिक स्पीड ब्रेकर से 40 मीटर पहले ही उसकी जानकारी देने वाला बोर्ड होना चाहिए, जो यहां नहीं है। कई बार गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं और उससे वो पलट जाती हैं, तो उनकी गति को कंट्रोल करने के लिए हमें वहां पे रंबल स्ट्रिप्स लगानी पड़ती हैं। इसी तरह वहां पे बार मार्कर्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह के सारे डिटेल्स आपके IRC 99 में दिए हुए हैं, और अगर इनको करेक्ट तरीके से बनाया जाए तो इससे एक्सीडेंट्स कम होते हैं। 15 मिनट में इस स्पीड ब्रेकर की वजह से 7 दुर्घटनाएं हुई। हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के लोक निर्माण विभाग की आंख खुली और लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने इस बात का संज्ञान लेते हुए एक पत्र जारी किया है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मानक फॉलो करने चाहिए, जैसे साइनेजेस, थर्मोप्लास्टिंग ऑन ईदर साइड, या स्पीड ब्रेकर्स पर भी थर्मोप्लास्टिंग की मार्क्स होते हैं, वो सब जगह इंश्योर किए गए थे। इसी के लिए हमारी तरफ से एक मैजिस्ट्रेट को नोडल भी डिप्यूट किया गया था। सिर्फ एक जगह क्लॉक टावर पे, जिसका जो वहाँ पे 3 स्पीड ब्रेकर्स हैं वो स्मार्ट सिटी द्वारा संपन्न किए गए हैं, वहाँ पर कुछ टेक्निकल फ्लॉज ज़रूर नोटिस में आए हैं। यद्यपि उसका जो मार्किंग्स हैं, थर्मोप्लास्टिंग हैं, साइनेजेस हैं, कैटाइज हैं, वो अब संपन्न कर ली गई हैं, लेकिन जिस दिवस में वो इंस्टॉल किए गए उस दिवस में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो मानक फॉलो करने चाहिए थे वो एज एलिज्ड नहीं किए गए हैं। उसके लिए कंसर्न्ड एक्शन को नोटिस दिया जा चुका है, शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है, और उनका रिप्लाई आते ही जो नेग्लिजेंस यदि बरती गई है तो तदनुसार सख्त कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। लेकिन ऐसा मामला सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर का नहीं है, बल्कि जगह जगह ऐसी स्थिति है। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां एक स्पीड ब्रेकर की गैर जरूरी ऊंचाई के कारण जैगुआर जैसी बड़ी गाड़ी इसमें फंस गई, जिसके बाद लोगों को उठाकर इसे आगे करना पड़ा। यहां तो गाड़ी को ही नुकसान हुआ, लेकिन खराब स्पीड ब्रेकर के कारण हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। भारत में खराब स्पीड ब्रेकर के कारण सालाना 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। यह भी एक अजीब विडंबना है कि हादसे के बाद कुछ शोर मचता है, लेकिन फिर सिस्टम चादर तान कर सो जाता है और लोगों के पास सिस्टम की लापरवाही से लड़ने और रोने के सिवा कुछ बचता नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बहुत ही खतरनाक ये स्पीड ब्रेकर था, और जब हमारे रिपोर्टर ने खबर करनी शुरू की उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हुआ, और अब खबर ये आई है कि देहरादून के उस खतरनाक स्पीड ब्रेकर को तोड़कर अब उस जगह पर इसको समतल कर दिया गया है।
फिलहाल खबरों की खबर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां पर आईसीयू में हेल्थ सिस्टम पहुंच गया है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आदमी बीमार होता है तो कई बार उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा अस्पताल की हालत ठीक नहीं है तो हम कहते हैं अस्पताल आईसीयू में दिखाई दे रहा है। लेकिन आज अब जो मैं कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं, ये दरअसल हमारे देश के हेल्थ सिस्टम पर चोट करती है कि कैसे देश का हेल्थ सिस्टम ज़्यादातर जगहों पर आईसीयू में दिखाई देता है। दो अलग अलग शहर है, एक जयपुर है, एक ग्वालियर है। दोनों में करीब 300-400 किलोमीटर की दूरी है। पर यह कहानी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हेल्थ सिस्टम ने इस वक्त हमारे देश में आईसीयू की राह पकड़ ली है। जयपुर और ग्वालियर के बीच 350 किलोमीटर की दूरी है। दोनों खबरों का कोई सीधा संबंध भी नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर दिख रही दोनों तस्वीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जयपुर में कैंसर से जूझ रहे एक बच्चे के पैर को चूहे ने कुतर लिया और ग्वालियर में नर्सिंग के छात्र ढाबे में बैठकर प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं। जिस सिस्टम में नर्सिंग के लिए ऐसे स्टाफ चुने जाएंगे, उस सिस्टम में अस्पताल बदहाल ही तो रहेंगे। पहले बात करते हैं जयपुर की, जहां स्टेट कैंसर हॉस्पिटल से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में भर्ती बच्चे के पैर को चूहे ने कुतर लिया। ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे को 11 दिसंबर को भर्ती कराया गया था। बीती रात को एक 10 साल के मासूम बच्चा जो अपने ट्रीटमेंट के लिए जो है स्टेट जो कैंसर हॉस्पिटल है स्वामी मानसिंह अस्पताल वहाँ पहुँचता है और उसे जो वार्ड होता है उसमें शिफ्ट किया जाता है। उस वार्ड के अंदर सुबह 5 बजे के करीब उस बच्चे को चूहा है उसके पैर के अंगूठे को कुतर देता है और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है तो उसे आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू के अंदर शिफ्ट करने के बाद जब उसे इलाज दिया जाता है तो इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है। घर वालों का दावा है कि बच्चे के रोने की आवाज सुनने के बाद उसके पैर पर से कंबल हटाया गया तो एक चूहा भागता दिखा। पैर के अंगूठे से उस वक्त खून भी निकल रहा था। तब नर्सिंग स्टाफ ने पट्टी बांधकर बच्चे को फिर से बेड पर सुला दिया, लेकिन कैंसर अस्पताल चूहे वाली बात से इनकार कर रहा है। ब्लड कैंसर का सीरियस पेशेंट था और उसके ऑलरेडी जो स्किन अल्सर थे और स्किन पे जो इन्फेक्शन के कारण और सेप्टिसीमिया के कारण उसके अल्सर्स बने हुए थे जिसकी ड्रेसिंग्स की जा रही थी। जब हमने देखा कि जब हमारी बात आई थी कि कोई चूहा घूम रहा है, कोई काट लिया, तो हमने जाके देखा तो कोई नया लीजन नहीं था। ऐसा नहीं होता कभी चूहा काटता तो नए लीजन मिलते हैं तो आपको फ्रेश लीजन होते, ऐसे नहीं था। हम पुराने जो लीजन थे उनकी ड्रेसिंग्स हो रही थी, उनकी ड्रेसिंग की थी तो वो एक हाई बन गई कि चूहे ने काट लिया और चूहे के कारण। प्रत्यक्षदर्शी तो यही बता रहे हैं। अब सर वहाँ पे अगर कहीं लीजन्स होते, वो लीजन उसके अल्सर पुराने अल्सर्स थे और अल्सर जो इन्फेक्शन थे और उसके कारण थे तो उनकी वो ड्रेसिंग हो रही थी तो उनको हाइप लगेगी कि चूहे ने काट लिया, ऐसा नहीं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की बातों पर ध्यान दीजिए। बच्चे को पहले से घाव था, कंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं, चूहे तो घर में भी आ जाते हैं, यानी अस्पताल प्रशासन भी ये मानता है कि अस्पताल में चूहे आते हैं। चलिए आपको इस लापरवाही की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें ग्वालियर की हैं। नर्सिंग छात्र संगठन ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें नर्सिंग के छात्र एक ढाबे में प्रैक्टिकल एग्जाम देते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश में नर्सिंग के 2nd और 3rd ईयर के छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। कहा जा रहा है कि छात्रों से 5-5 हजार रुपए लेकर इस तरह से खुले में प्रैक्टिकल की परीक्षा आयोजित की जा रही है और ये सब प्रशासन की जानकारी में हो रहा है। नर्सिंग का माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है जैसे कि नर्सिंग के दलाल जो कि बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पे आके व्यापार करते हैं, सीटों का व्यापार चलता है। जो छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम देने हैं उनको यही नहीं पता मेरा कॉलेज कौन सा है। तो अभी एक वीडियो सामने आई और ढाबे पे एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल दे रहा था। मैंने खुद जाके वहाँ देखा, मैंने किस कॉलेज के हो, उसने अपना कॉलेज नहीं बताया। एक दलाल के थ्रू एडमिशन हुआ है और बच्चा वहाँ पे ढाबे पे प्रैक्टिकल लिख रहा है, तो ये सरासर गलत है। ये डिग्रियाँ लेके जाएंगे तो आम जनता को वहाँ पे परेशानी होंगी, हॉस्पिटलों कार करेंगे। इनको यही नहीं पता है
क्या है नर्सिंग में, जो पैसे से डिग्रियां जो करेंगे उससे आने वाले समय में नुकसानदायक है। कमाल तो ये है कि छात्रों को ये भी नहीं पता कि वो किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिर्फ परीक्षा देने आते हैं। भला ऐसे नर्सिंग स्टाफ के रहते आप किसी अस्पताल में क्या उम्मीद करेंगे? हम इसीलिए कह रहे हैं कि जयपुर और ग्वालियर की खबरों में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस सिस्टम में नर्सिंग के लिए ऐसे स्टाफ चुने जाएंगे, उस सिस्टम में अस्पताल बदहाल ही तो रहेंगे। अभी 3 दिन पहले अतुल सुभाष ने सुसाइड की और उसने न्यायिक सिस्टम कितना खराब है अपने देश में उस पर कमेंट किया। और आज जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो दिखा रही कि हेल्थ सिस्टम देश में अभी तक कितना खराब चला आ रहा है। ये सब कब ठीक होगा, हमको उस दिन का इंतजार है। आज खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।